12 के इसमें पहला क्वेश्चन है, व्याख्या करें कि 7 गुना में 11 गुना में 13 प्लस में 17 एक भाज्य संख्या है। देखो यानी कि इसमें बतलाना है कि जो संख्या है एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसको कहते हैं पहले इसको समझेंगे। यहाँ पे लिखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, देखो भाज्य संख्या समझने से पहले समझेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं एक से कटे नहीं तो खुद से कटे, खुद यानी कि स्वयं से कटे, उसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जो एक से कटेगा यानी कि एक से विभाज्य होगा और खुद से विभाज्य है, उसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे हम देखिए दू जो है एक से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा, इसलिए दू क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। 3 है, 3 भी एक से कटेगा नहीं तो खुद यानी कि 3 से कटेगा, इसलिए 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या। लेकिन 4 जो है 4 एक से कटेगा और खुद 4 से भी कट जाएगा, लेकिन इसके अलावा देखिए इसको 2 भी काट रहा है यानी कि 4 जो है 2 से भी कट जाएगा, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा, 4 भाज्य संख्या हो जाएगा। 5 एक से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा, देखो 6 एक से कटेगा और खुद 6 से कट जाएगा, इसके अलावा 6 जो है 2 से भी कट जाएगा 3 से भी कट जाएगा, इसलिए 6 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा, यानी कि 6 इसमें क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। 6 के बाद देखो 7 एक से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा, इसलिए 7 क्या अभाज्य संख्या होगा। 8 की चेक करेंगे तो देखो 8 जो है एक से कटेगा खुद यानी कि 8 से भी कट जाएगा, इसके अलावा 8 जो है 2 से कटेगा 4 से कटेगा, समझ में आया कि नहीं? इसीलिए 8 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, 8 भाज्य संख्या में हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या ये दोनों संख्या समझ में आ गया। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो एक से कटे और खुद यानी कि स्वयं से कटे, उसी को बोलेंगे हम अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जो एक से कटे, खुद से कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से कटना चाहिए, किसी और से भी कटना चाहिए, इसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। इतना समझ में आ गया। या भाज्य संख्या किसे कह सकते हैं? जो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो, गुणनफल हो, यानी कि अभाज्य संख्या का जो गुणनफल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। 6 इसमें क्या है? भाज्य संख्या है। 6 इसमें क्या है? भाज्य। लेकिन 6 का हम क्या ले सकते हैं? 2 गुना में 3। 6 जो है इसमें भाज्य संख्या है कि नहीं? 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 आएगा, 2 और 3 इसमें क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो गया। यानी कि भाज्य संख्या हम किसको कह सकते हैं? जो अभाज्य संख्या का गुणनफल हो। तो 6 क्या है? भाज्य संख्या है, लेकिन गुणनफल किसका है? अभाज्य के है। इस तरह चेक करेंगे 8 के, तो 8 भी इसमें क्या है? भाज्य संख्या है, लेकिन इसका गुणनखंड में क्या होगा? 2 गुना में 2 गुना में 2। अब 2 क्या है इसमें? अभाज्य। 2 अभाज्य और 2 क्या है? अभाज्य है। समझ में आया कि नहीं? अन्य किसी भी भाज्य संख्या के गुणनफल में क्या होगा? अभाज्य संख्या ही आएगा। तो हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल क्या कह सकते हैं? भाज्य संख्या कह सकते हैं। तो इसी तरह इसको हमको हल करके बतलाना है। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या समझ में आ गया। तब भाज्य संख्या समझ में आया किसको कहेंगे? भाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो संख्या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो, इसको क्या बोलेंगे? हम भाज्य संख्या बोलेंगे। यहां पे लिख लेंगे हल। देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें 7 गुना में 11 फिर गुना में है 13 प्लस में 17 है कि नहीं? अगर पूरा गुना के रूप में रहता तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि जो संख्या है अभाज्य संख्या गुणनफल है, इसीलिए भाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या प्लस के रूप में है कि नहीं? तो इसको हम पहले हल कर लेंगे। तो इस तीनों को पहले गुना कर देंगे, तो 13 से गुना कर देंगे 7 में, 13 7 91 हो जाएगा, 91 लिख लेंगे, फिर गुना में लिखेंगे 11 प्लस में 17। अब 91 से गुना कर देंगे 11 में, तो हो जाएगा 1 9 1 10 के जोड़ हासिल 1 9 1 10, यानी कि 1001 हो जाएगा। फिर इसमें जोड़ देंगे 17, और 1001 में जोड़ेंगे 17 तो हो जाएगा 1018, 1018। और 509 जो है नहीं कटने वाला है, यहाँ पर 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, 509 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। और इस पूरा संख्या के अगर हम हल करेंगे
तो आ जाएगा 1018, और 1018 जो है इसमें क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 1 से कटेगा और 1018 से भी कट जाएगा, इसके अलावा इसको 2 काट देगा और 509 भी काट देगा। इतना समझ में आया कि नहीं? इसलिए क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे दी गई संख्या अभाज्य संख्या का गुणनफल है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। समझ में आया कि नहीं? यानी कि पहला जो क्वेश्चन है भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या क्यों होगा, क्योंकि इसको हम हल करेंगे तो 1018 आ गया। समझ में आया कि नहीं? देखो इस गुणनखंड में क्या हो गया, अभाज्य संख्या है, इसलिए क्या हो गया, भाज्य संख्या ही होगा। इसको हल करने पे क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या आ जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 5 गुना में है 7, फिर गुना में है 13, प्लस में है 5। देखो अगर ये सब गुना के रूप में रहता तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं कि दी हुई संख्या क्या है, अभाज्य संख्या गुणनफल है, इसलिए क्या होगा, पूरा संख्या भाज्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या प्लस के रूप में, यानी कि जोड़ के रूप में दिया हुआ है कि नहीं? तो पहले हम इसको हल कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बराबर, देखो एक पद यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा पद यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस जो होता है बाउंड्री काम करता है। इस दोनों में से हमको 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 से कॉमन कर सकते हैं। 5 इसमें कॉमन करेंगे, इसमें बचेगा 7 गुना में 13, 13 7 91, फिर प्लस में हो जाएगा 5 में से अगर हम 5 कॉमन करेंगे तो 1 बचेगा। कॉमन जो होता है गुना के रूप में कॉमन होता है। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 में से हमको 5 कॉमन करना है, हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना में 1। और हम 5 गुना में 1 लिखते हैं, फिर भी 5 लिखा हुआ है, तो इसमें से हम 5 कॉमन करेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए 5 में से अगर हम 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 लिख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे बराबर, 5 गुना में हो जाएगा 91, 1 92, हम गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10 के जुड़ हासिल 1, 9 5 45, 1 46, 460 आ गया। अब 460 जो है एक भाज्य संख्या है, तो पहले इसको हम गुणनखंड कर देंगे। 460 में हम भाग करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 3 6 0, 230 मरतबे में कट जाएगा, फिर इसमें 2 से भाग कर देंगे, फिर 2 से भाग करने कट जाएगा 115 मरतबे में। 5 1 6 1 7, यानी 3 से नहीं कटने वाला है, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से इसमें भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी कि 23 मरतबे में कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 23। अब देखो 460 का जो गुणनफल है क्या है, इसमें सब अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य और 23 भी क्या है, अभाज्य है। दी गई संख्या अभाज्य संख्या का गुणनफल है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। समझ में आया कि नहीं? या देखो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते थे कि यह भाज्य संख्या है, इसको भी लिख देंगे यहाँ पर कि यह भाज्य संख्या है। 460 क्या भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर लिख सकते यह भाज्य संख्या है, या एक स्टेप इसको बढ़ा के इस तरह लिख सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। इस दोनों को नोट कीजिए, फिर इसका हम तीसरा क्वेश्चन बतलाते हैं। इसको नोट कीजिए। तो पहले 5 गुना में है 7, फिर गुना में 11, गुना में 13 और प्लस में है 55। तो बतलाना है कि जो संख्या है एक भाज्य संख्या होगा। क्वेश्चन है 5 गुना में 7 गुना में 11 गुना में 13 प्लस में है 55, यानी कि जोड़ में दिया हो 55। देखो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर, इस सबको हमको हल करना है। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें से कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर 55 है, तो 55 में क्या होगा, 55 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना में 11 लिख सकता है कि नहीं? यानी कि 55 में 5 भी होगा और 11 भी होगा। देखिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक 55, 2 पद इसमें है, तो इसमें से हम 5 गुना में 11 कॉमन कर सकते हैं।
55 कॉमन कर लिए, 5 और 11 यानी कि 11 × 5 = 55 कॉमन कर लिए। इसमें क्या बचेगा 7 और 13, 13 × 7 = 91, फिर प्लस 55 में से हम 55 कॉमन कर लेंगे तो इसमें 1 बचेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1। इसको लिखेंगे बराबर 55 गुना में 91 1 92। अब इसको हम गुना कर देंगे, यानी कि 92 में 55 से गुना कर देंगे, तो 5 दूनी 10 के जोड़ा हासिल 1, 9 × 5 = 45 1 46, फिर 0 4 0 6 4 हो जाएगा 460, 0 6 0 5 यानी कि 5060 हो जाएगा 5060। अब इसको लिखेंगे बराबर, इसको हम गुणनखंड कर देंगे। देखो तो 55 को हम क्या ले सकते हैं 5 गुना में 11, 92 है तो 92 के गुणनखंड कर लेंगे। इसमें 2 से देंगे भाग, 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर देंगे 2 से भाग 23, यानी कि 92 को हम क्या ले सकते हैं 2 गुना में 2 गुना में 23, और फिर गुना में है 55, 55 में क्या ले सकते हैं हम 5 गुना में 11, यानी कि पूरा को लिखना होगा तो हम क्या ले सकते हैं इस पूरा को 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 11 गुना में 23, और 5060 को हम गुणनखंड करेंगे इसमें जाएगा 2 गुना में 2 गुना 5 गुना में 11 गुना में 23 आएगा, और इस पूरा गुना कर देंगे तो आ जाएगा 5060। दी गई संख्या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में है, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। समझ में आया कि नहीं? तो यहां तक इसमें समझ में आ गया। 12 के इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा, तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया। इसको नोट कीजिए, फिर इसका हम आगे क्वेश्चन बतलाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 3 मापन दंड 64 सेंटीमीटर कामा है 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के है। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सके। यानी कि देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें कहता है कि न्यूनतम लंबाई निकालने के लिए, न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम क्या है या छोटी से छोटी क्या है, इसके लिए हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए एक हम क्वेश्चन बोलते हैं 2, 3, 5, ये 3 संख्या है इसमें। अब बतलाना है वो छोटी से छोटी संख्या जिसे तीनों संख्या जो है काट सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे। अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो इसमें आ जाएगा 30। कितना जाएगा 30, यानी कि 30 जो है सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? इसके अलावा 30 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। बात समझ में आया कि नहीं? इससे बड़ी संख्या हो सकता है, 30 से बड़ी संख्या हो सकता है जो 2, 3, 5 से कट सकता है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या नहीं हो सकता है, यानी कि इससे छोटा संख्या नहीं हो सकता है। इससे बड़ी संख्या 60 भी हो सकता है। 60 भी क्या है 2, 3 और 5 से कट जाएगा। 120 भी हो सकता है, 2, 3, 5 से कट जाएगा। 90 भी होगा, 2, 3, 5 से कट जाएगा। लेकिन 30 से कोई ऐसी छोटी संख्या नहीं है जो इस तीनों से कट जाएगा। बात समझ आया कि नहीं? तो छोटी से छोटी कहे तब या न्यूनतम कहे तब, तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा हमको एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। अगर इस तीनों संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं तो इसमें क्या होगा न्यूनतम लंबाई पता चल जाएगा। तो यहां पे लिख लेंगे हल 64 है, 80 है और 96 है। इस तीनों का गुणनखंड कर देंगे। इसमें 2 से देंगे भाग 32, फिर देंगे 2 से भाग 16, 2 से देंगे तो 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। 80 में 2 से देंगे भाग तो 40, फिर 2 से देंगे तो 20, 2 से 10, 2 से 5। 96 में 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8, 2 अठे 16, फिर 2 से देंगे भाग 24,
2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से हो जाएगा 3। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 आया है 6 बार, लेकिन 2 के घात 6 लिख लेंगे। फिर है 80, 80 में 2 है 4 बार, तो 2 के घात 4, फिर गुना में 5। 96 है तो लिखेंगे 96 बराबर 96 के गुणनखंड में 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है और 1 बार 3 आया है, तो 2 के घात 5 गुना में 3। अब इसका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो तीनों संख्या मिलेगा पहले उसको लिखेंगे और अधिकतम घात वाला, और जो ना मिलेगा उसको भी लिखेंगे। देखिए 2 है तो 2 जो है तीनों में है, 2 64 में भी है, 2 80 में भी है और 2 96 में है कि नहीं, यानी कि तीनों में 2 है, तो हम 2 को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, लेकिन अधिकतम घात इसमें देखिए 6 है घात, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो अधिकतम घात 6 है, यानी कि 2 के घात हम 6 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 के घात 6, फिर गुना लिखेंगे। अब जो ना मिलेगा उसको भी लिखेंगे, 2 तो मिल गया, 5 नहीं है अकेले है और 3 भी अकेले, तो 5 और 3 दोनों को लिखेंगे, तो 5 गुना में 3। अब इसको हम हल कर लेंगे, जो आएगा वही क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा और वही इसका आंसर भी होगा। तो 2 के घात 6, यानी कि 2 के हम 6 बार गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 64, फिर गुना 5 से गुना कर देंगे 3 में, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब इस दोनों गुना कर देंगे, तो 15 चौका 60 की जुड़ा 6 होगा, 15 छक्का 90, 6 96 हो जाएगा, यानी कि 960 हो जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख लेंगे इसको, समझ में आया कि नहीं, इसका आंसर जो है क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो इसमें हमको निकालना था कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कपड़े की न्यूनतम लंबाई बराबर 960 सेंटीमीटर, समझ में आया कि नहीं, कपड़ा की न्यूनतम लंबाई कितना गया, 960 सेंटीमीटर। अब 960 सेंटीमीटर जो है 64 से भी कट जाएगा, 80 से भी कट जाएगा और 96 से भी कट जाएगा, और सबसे छोटी संख्या है 960 से छोटी संख्या कोई नहीं है जो इस तीनों से कट जाएगा, समझ में आया कि नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे क्वेश्चन बताते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 3 पात्रों में 27 लीटर का मा है 36 लीटर और है इसमें 72 लीटर दूध है। कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्वेश्चन समझिए, इसमें 3 पात्र यानी कि 3 बर्तन दिया हुआ, तीनों बर्तन में दूध जो अलग अलग है, एक में 27 लीटर है, एक में 36 लीटर और एक में 72 लीटर है, और इसमें बतलाना है सबसे बड़ी से बड़ी माप। क्या बतलाना है, सबसे बड़ी से बड़ी माप जो इस तीनों को सही से माप सकता है, समझ में आया कि नहीं। जैसे समझिए, एक हम क्वेश्चन लेते हैं, 12 है, 16 है और 20 है, 3 संख्या है 12, 16 और 20, और हम पूछते हैं वो कौन से सबसे बड़ी संख्या होगा जिससे तीनों कट जाए। बात समझ में आया कि नहीं, वह कौन से सबसे बड़ी संख्या है जो इस तीनों को काट सकता है, इस तीनों को काट सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालते हैं। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, महत्तम मान पूछे, तब क्या निकालना पड़ेगा हमको, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो इस तीनों के हमको बतलाना है कौन सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो काट सकता है। इस तीनों का काट सकता है 4, 4 से कोई बड़ी संख्या नहीं है जो इसको काट सकता है, यानी कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 4 है। 4 जो है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस तीनों संख्या को काट सकता है। 4 जो 12 को काटेगा 3 मरते में, 16 काटेगा 4 मरते में और 20 को काटेगा 5 मरते में। इससे कोई बड़ी संख्या नहीं है जो इस तीनों को काट सकता है। हाँ, छोटी हो सकता है, इससे छोटी संख्या हो सकता है जो इस तीनों को काट सकता है। इससे छोटी 2 होगा, 2 जो है इस तीनों को काट सकता है। 2 काट देगा 12 को 6 मरते में, 16 को 8 मरते में और 20 को 10 मरते में। और एक भी है जो एक तीनों को काट सकता है, 12 मरते में, 16 मरते में और 20 मरते में। लेकिन बड़ी से बड़ी पूछेगा तो 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इस तीनों को काट सकता है। इतना समझ में आ गया। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हमको इसमें एचसीएफ निकालना होगा, समझ में आया कि नहीं।
और छोटी छोटी क्या है तो उसके लिए एलसीएम निकालेंगे। इसमें हम एचसीएफ निकालेंगे इसका। और क्वेश्चन जो है 27 लीटर दूध है, 36 लीटर और 72 लीटर। जैसे मान लीजिए आप हम लिखते हैं 27 लीटर और यहाँ पे लिखते हैं 36 लीटर और यहाँ पे लिखते हैं 72 लीटर। अब हमको इसमें बतलाना है वो कौन सा माप होगा जो इस तीनों को सही से माप सकता है, यानी कि इस तीनों को सही से काट सकता है, पूर्ण रूप से काट सकता है। तो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। ये जो है 9 से 7 कट जाएगा पूरा पूरा। 9 से जो है तीनों संख्या कट जाएगा। 9 से कट जाएगा 3 मरते में, 36 कट जाएगा 4 मरते में और 72 कट जाएगा 8 मरते में। शायद इससे बड़ा कोई संख्या नहीं है जो इस तीनों काट सकता है। तो इसका जो एचसीएफ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और आंसर भी इसका 9 लीटर हो जाएगा। तो इसको हम हल करके यहाँ पर बनाएंगे। तो आप लिख लेंगे हल। इसमें 27, 36 और है 72, इस तीनों के गुणनखंड कर लेंगे। इसमें 3 से देंगे भाग तो 9 मरते में कटेगा, फिर देंगे 3 से भाग तो 3 मरते में कट जाएगा। 36 में 2 से देंगे भाग तो 18 मरते में कटेगा, फिर 2 से 9 मरते में, फिर 3 से कट जाएगा 3 मरते में। देखिए 72 है, इसमें 2 से देंगे भाग 36 मरते में, फिर 2 से देंगे 18, फिर 2 से देंगे तो 9, फिर 3 से देंगे तो 3 मरते में कट जाएगा। यानी कि हम 27 को लिख सकते हैं 3 के घात 3, क्योंकि 3 इसमें 3 बार है। 36 को इसमें हम लिख लेंगे 2 के घात 2 गुना में 3 के घात 2। इसमें 2 भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है। फिर लिख लेंगे 72 बराबर 72 को लिख लेंगे 2 है 3 बार तो 2 के घात 3, फिर गुना 3 है 2 बार तो 3 के घात 2। अब इसमें हम निकालेंगे एचसीएफ। यहाँ पे लिख लेंगे एचसीएफ बराबर एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या के गुणनखंड में जो मिलेगा उसी को सिर्फ लिखेंगे और कम घात वाला। देखिए 27 के गुणनखंड में 3 है, 36 में भी 3 है और 72 में भी 3 है, यानी कि 3 जो है तीनों संख्या में है तो 3 को हम लिखेंगे और सबसे कम घात। इसमें घात 3 है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, 3 का कम घात 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 3 के घात 2। अब इसमें कोई ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों में मिलेगा, नहीं ना, 2 है तो सिर्फ 36 में 72 में, लेकिन 27 में 2 नहीं है तो 2 को हम नहीं लिखेंगे, यानी कि इतना ही इसका आंसर हो जाएगा 3 तिहाई 9। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 लीटर सबसे बड़ी माप है जो तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सकता है, तो इसका आंसर जो होगा 9 लीटर हो जाएगा। तो इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे क्वेश्चन बतलाते हैं। नोट कीजिए तो इसको 15 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इसमें 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिणाम रखे गए हैं। इसकी माप 403 केजी, 434 केजी और 465 केजी है। कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न परिणामों को ठीक ठीक माप सकती है। देखो इसमें सबसे बड़ी बोल रहा है, बड़ी निकालना है, यानी कि हम निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे एचसीएफ, समझ में आया कि नहीं। एचसीएफ निकालेंगे, जितना आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखने का हल देखिए, इसमें 403 है, फिर 434 है और 465 है। इस तीनों का हम गुणनखंड कर लेंगे। तो 403 में भाग करेंगे तो कट जाएगा 13 से, 13 तिया 39, इसमें बचेगा 1, फिर उतरेगा 3, 13 बन जाएगा, 13 एकम 13, यानी कि 13 से कट जाएगा 31 मरते में। इसमें 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब इसमें 7 से भाग करेंगे, 7 तिरे 21, 7 एकम 7, 6 4 10 5 15, 3 से कट जाएगा। इसमें 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 1 6 16, 3 5 15, फिर 1 5, 3 5 15, 5 5 10, 1 11, यानी कि 3 से नहीं कटेगा। 5 से भाग कर देंगे,
5 3 15, 5 एकम 5, यानी कि 31 मतलब में कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 403 बराबर 13 गुना में 31, 434 बराबर 2 गुना में 7 गुना में 31, 465 बराबर 3 गुना में 5 गुना में 31। निकालना है HCF, तो लिख लेंगे HCF बराबर HCF जो सभी संख्या में मिले, जो भी संख्या होगा उसके गुणनखंड में जो मिलेगा हम उसी को लिखेंगे, और कम घात वाला। 13 जो है 403 में है, लेकिन 434 और 465 में नहीं है। 31 चेक करेंगे तो 31 देखिए 403 में भी है, 434 में भी है और 465 में भी है, यानी कि तीनों में क्या है 31 है, तो 31 को हम लिख लेंगे। और सबसे कम घात इसका 1 होगा, यानी कि इतना ही रह जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 31। तो नीचे में लिखेंगे अतः 31 लीटर सबसे बड़ी माप है, जो सबसे बड़ी माप है जो सभी परिणामों को ठीक ठीक माप सकता है। समझ में आया कि नहीं? यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 31 लीटर हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन भी इसमें समझ में आ गया। तो इस वीडियो में हम 12 से 15 तक क्वेश्चन बतलाए हैं, 12 से 15 तक, और पूरा क्वेश्चन सही से समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। नोट कीजिए तो इसको।